Good morning, class 6th. Today I am going to teach you lesson 5 realms of the earth. realms में तो होता है ये रियल होता है क्षेत्र, ठीक है। पृथ्वी का क्षेत्र कहाँ पे डिवाइडेड, इसके बारे में हम जानेंगे, ये हम लेसन 5 में पढ़ेंगे। तो अर्थ हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जीवन संभव है। इसके अलावा कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे जीवन पाया जाता हो, ठीक है। यहाँ पे वाटर मिलता है, हवा मिलती है और टेम्परेचर भी हमारे लिए अनुकूल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम अर्थ को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ये हमारा एक वो जो वर्ड है डैट इज़ रिलेटेड टू लैटिन, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग होती है, लिथोस्फीयर की मीनिंग होती है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर जो मिट्टी होता है, जो क्रस्ट होता है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो होता है, जो हवा होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी कई भागों में डिवाइड होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर जो पानी किसी भी स्रोत में, कोई भी स्रोत हो पानी का, ठीक है, चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो, वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है, राइट। और इसी तरह से सारे लिविंग बीइंग्स, मतलब जितने भी जीते जागते लोग हैं, चाहे वो पानी में मिलते हो, चाहे हवा में मिलते हो, चाहे ज़मीन के अंदर रहते हो, वो सब बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे लिथोस्फीयर के। यहाँ पे देखो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टोन या मिट्टी, और लिथोस्फीयर इंक्लूड होता है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसमें रॉक भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, जिस पे हमारा पूरा देश होता है, वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मिट्टी का जो बनता है वो सारे हमारे इसी लिथोस्फीयर में आता है। तो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े प्लेट्स के ऊपर व्यवस्थित हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं अर्थ का, ठीक है। इसके डिस्टर्बेंस से ही क्या होता है, कभी कभी भूकंप आता है। और देखो इसी लिथोस्फीयर पे क्या है, हमारा एक माउंट एवरेस्ट है, जो सबसे ऊंची जो चोटी है, माउंट एवरेस्ट भी है। इसके अलावा सबसे गहरा जो गर्त है, जिसे मरीना ट्रेंच कहते हैं, ये हमारा पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, ठीक है। ये एवरेस्ट की हाइट है और ये देखोगे आप, ये गर्त है, ठीक है, गहराई है 11,022 मीटर की गहराई, मरीना ट्रेंच पैसिफिक ओशन, जो कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर हिंदी में बोला जाता है, और ये अमेरिका के पास है, ठीक है। ये देखो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, पहले भी आप पढ़ चुके हो। हमारा जो कॉन्टिनेंट क्या है, ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है, ये अफ्रीका कहलाता है, ठीक है। ये यूरोप है। सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है, और जो बड़े कॉन्टिनेंट के रूप में है हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, जिसे हम अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिका का एक प्लेस देखो यहाँ पे है, और कुछ पोर्शन यहाँ पे है, ये आर्कटिक कहलाता है, ये अंटार्कटिका कहलाता है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये जो वाइट पोर्शन है, ठीक है। ग्रीनलैंड पे भी लोग रहते हैं, जिसको मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पे इग्लू एस्किमोज लोग रहते हैं, राइट। आगे ना समझिए कंप्लीट। आप देखोगे लिथोस्फीयर का रोल क्या है। लिथोस्फीयर हमें क्या है, ज़मीन प्रोवाइड करती है, मिट्टी प्रोवाइड करती है, जिससे हम अनाज उगाते भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी मिट्टी से हमें क्या मिलते हैं, मार्बल मिलता है, जिससे हम अपने घरों को सजाते हैं, ठीक है। रॉक्स मिलते हैं, चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बता दी, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। एक हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है। सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, देखो एशिया का पोर्शन सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसको यूरोप थोड़ा अलग करता है, ये यूरोप का जो पोर्शन है, और यहाँ इसके पीछे क्या रहता है, यूरल माउंटेन पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कैस्पियन सागर है, ब्लैक सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से ही गुजरती है और यूरोप से गुजरती है, ठीक है। इसलिए यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया बोलते हैं, राइट। सबसे पॉपुलेटेड जो कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में यही है, हाँ, क्योंकि हम यहाँ इंडियंस यहाँ रहते हैं या चाइनीज़ रहते हैं, तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे रहती है, इसलिए ये यूरेशिया एरिया सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट हम अफ्रीका के वहाँ पढ़ेंगे। अफ्रीका हमारा ये रहा, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है हमारा, ये एशिया का है, ठीक है, अफ्रीका। इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड रन्स थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट। अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे
इसके अलावा यहाँ पे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों अफ्रीका से पास होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पाया जाता है एंड द मेडिटेरेनियन सी। स्वेज कैनाल जो होती है ये अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है, ठीक है। वहाँ पे एक नहर बनाया गया है जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है, जिसे स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ। नॉर्थ अमेरिका हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका पता है ना कौन सा है? ये है नॉर्थ अमेरिका हमारा, नॉर्थ अमेरिका। ये जो पूरा पोर्शन है तो नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, ये जो पोर्शन है ये साउथ अमेरिका कहलाता है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका क्या थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये हमारा साउथ अमेरिका को जोड़ता है। जो नैरो स्ट्रिप जो है जोड़ती है उसको हम इस्थिमस ऑफ पनामा कहते हैं, राइट। ये आपके क्वेश्चन आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल जाएगा। इस्थिमस ये नैरो स्ट्रिप है लैंड का, ठीक है, जो दो बड़े मासेस को जोड़ती है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। साउथ अमेरिका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारे दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर जो मिलता है वो उसका नाम एंडीज़ है, ठीक है। इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो भी यहीं पे पाई जाती है, जिसे अमेजॉन कहते हैं, ठीक है। अमेजॉन का नाम हमेशा डेली आप सुनते ही होंगे, ठीक है। वो ऑनलाइन शॉपिंग है और ये अमेजॉन रिवर है जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी नदी इसी जगह पाई जाती है। अब यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू द यूरोप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये समुद्र से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका, ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध पे है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट, ये लगातार सालों साल बर्फ़ से जमा होता है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन का कोई सेटलमेंट नहीं है, राइट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री दो रिसर्च सेंटर हैं, वो भी भारत के, ठीक है, वो अंटार्कटिका में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पानी। हमारा जो अर्थ 70% वाटर से है, जिसमें हमारा ओशन भी आता है, सी भी आता है, नदियाँ आती हैं, ग्लेशियर्स आता है। दूर से देखने पे हमारा प्लेनेट ये ब्लू कलर का नज़र आता है, इसीलिए क्योंकि पानी की वजह से, ठीक है। उसका जो रिफ्लेक्शन होता है जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ब्लू कलर का नज़र आता है, और लैंड जो है सिर्फ 30% है, राइट। आगे इधर आएंगे पेज पर। अब आप देखो यहाँ पे पानी की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ का जो कलर है वो बिल्कुल नीला दिखता है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो पानी है समुद्र में जो हमें मिलता है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से, सॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से, ये मतलब कि कोई ये मेरे काम का नहीं होता है, ठीक है, हमारे काम का नहीं होता है। जो समुद्र में आप जाते हो घूमने, सर्फिंग करते हो, कभी कभी समुद्र के किनारे जाओ तो देखोगे वो पीने लायक पानी नहीं होता है। आगे देखोगे रोल ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इन द सपोर्टिंग लाइफ, क्योंकि हमारा जो जीवन है पानी से ही चलता है, ठीक है। पानी के बिना ज़िंदगी बिल्कुल मतलब क्या हो जाएगी, जीने लायक नहीं रहेगी। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर। आप खुद ही जानते हो पानी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कृषि के लिए भी, पौधों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा फ़िश के लिए भी, जो समुद्री जो जीवन है जिनका पूरी तरह से पानी के ऊपर ही डिपेंड होता है, राइट। इसके अलावा वाटर से जो है वाटर जो है समुद्र का जो पानी होता है वो सन एनर्जी के थ्रू क्या होता है, इवापोरेट होता है, ठीक है। इस इवापोरेशन और कंडेंसेशन के माध्यम से क्या होता है, पानी फिर से वापस हमारे बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। अगला है ओशन। ओशन आर इंटरलिंक्ड। 5 मेजर ओशंस है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे जो लाइट्स में जो दिख रहा है ना, ये सारे ओशंस हैं, ठीक है। इंडियन ओशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। पैसिफिक ओशन यहाँ पर भी है, पैसिफिक ओशन है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे जाके मिल जाता है, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 102। ये हमारा अटलांटिक ओशन है, सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है, हमारा सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है, 1/3 पार्ट ऑफ द ग्लोब का कहलाता है। ये मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ।
ठीक है। प्रशांत महासागर जो है काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ पोर्शन कहलाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा गहराई मिलती है जिसे मरीना ट्रेंच कहते हैं, ठीक है, जो 11,022 मतलब 11,022 मीटर तक की गहराई उसमें मिलती है, राइट। इसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है, मतलब कि समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन जो है, मतलब कहीं भी आप पैसिफिक ओशन के अंदर अगर गहराई मेजर करते हो तो 4,030 मीटर में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गहरा है वो मरीना ट्रेंच है। नेक्स्ट हम आएंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन क्या है, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। ये एस शेप्ड में है, ओके। ये यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड पे है। इसकी जो लेंथ है लगभग इतनी है, राइट। यहाँ पे हम बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं और हार्बर्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गहराई मिलती है उसको हम मिवाकू द्वीप कहते हैं और प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के यहाँ गर्त पाए जाते हैं, इनकी गहराई यहाँ पे दो अलग अलग दी हुई है। नेक्स्ट हम इंडियन ओशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ओशन हमारा थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, पूरे संसार का, ठीक है। और हिंदुस्तान की वजह से ही इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है, क्योंकि हमारे साउथ जो इंडिया है उसके नीचे जस्ट हमारा इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी जो गहराई पाई जाती है उसको हम जावा ट्रेंच कहते हैं, राइट। आर्कटिक ओशन ये सब हमारा स्मॉलेस्ट ओशन है, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लगातार बर्फ़ का जो शीट होता है वो थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। ये रहने लायक जगह नहीं होती है। और यहाँ पे जो बेसिन पाया जाता है, ठीक है, जो द डीपेस्ट है इस जगह का। नेक्स्ट है एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन क्या है, कलेक्टिवली नोन एज एंटार्क्टिक ओशन। दिस ओशन इज़ आल्सो नोन एज सदर्न ओशन, ठीक है। इसकी कोस्ट लाइन की लंबाई लगभग इतनी है। इसकी जो गहराई है, जो वहाँ पर डेप्थ पाया जाता है उसे सैंडविच ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। ये 7235 मीटर है। नेक्स्ट वाटर साइकिल के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि समुद्र का जो पानी होता है, जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। कभी कभी पानी बॉयल करते हो ना, तो जैसे भाप बन के उड़ता है, तो वैसे क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर वहाँ पे ऊपर जा कर के ठंडा हो जाता है, ठीक है, कंडेंस्ड होकर के फिर वो बादल का निर्माण कर देता है। पुनः क्या होता है, जब बादल जब नीचे आ जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेशन होकर के दोबारा वो क्या हो जाते हैं, गर्मी पा करके वो पिघल जाते हैं और बारिश के रूप में वो दोबारा धरती पे गिरने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी ओला गिरता है ना, कभी कभी बर्फ़ के टुकड़े ही पहुंच जाते हैं, या फिर पहाड़ों पे क्या होता है, सीधे बर्फ़ के रूप में ही गिरते हैं, ठीक है। इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकिल क्रिएट करता है ना, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग देखो दिया हुआ है। पैसिफिक ओशन के अंदर कौन सा मरीना ट्रेंच पाया जाता है, अटलांटिक ओशन के अंदर प्यूर्टो रिको ट्रेंच पाया जाता है, इंडियन ओशन के अंदर जावा ट्रेंच पाया जाता है, आर्कटिक ओशन के अंदर आर्कटिक बेसिन पाया जाता है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एटमॉस्फेयर है। अर्थ का लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है। इससे ऊपर और जाने पे अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई हवा नहीं होती है, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे सांस नहीं ले सकते हैं। वैसे भी कुछ ऊंचाई पे जाने पे हम सांस नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। हम एटमॉस्फेयर को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखोगे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फीयर। थर्मो को हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैप के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर जो होता है, जो हमारा जो बादल होते हैं, जो बारिश होती है, इसी लेयर के अंदर होती है। हमारे पर पृथ्वी है, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसी लेयर के अंदर ही हमारे क्या होते हैं, ये सारे वेदर मौसम जो बदलते हैं इसी में होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ हवा जो है एक समान बहती है, टेम्परेचर भी एक समान रहता है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है, आंधी बहुत ज़्यादा नहीं आती है। इसलिए एरोप्लेन के लिए ये जगह जो होती है काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब एरोप्लेन यहाँ उड़ करके सीधे स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है, फिर वो आराम से यहाँ से उड़ता है, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्ब के। और इसी स्फीयर के अंदर ओजोन लेयर पाया जाता है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मतलब ये जो है जो फिल्टर होकर के सन जो होती है हमारी पृथ्वी पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि सन के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत हानिकारक किरणें होती हैं, राइट। एयर के अंदर कंपोजिशन क्या होता है, मेन जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है,
तो नाइट्रोजन की जो 78% होती है, ऑक्सीजन की 27% होती है। इसके अलावा अन्य गैसेस होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस सभी को पता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओके, विंड क्या कहलाता है? हवा को हम विंड कहते हैं। वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब वो बहती है उसी को हम हवा कहते हैं, और ठंडी हवा तभी बहती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, गर्मी होने से क्या होती है, उस जगह की हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। सभी को पता है ना, गर्म चीज़ें क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, और जो ठंडी चीज़ होती है, जो भारी होती है, वो नीचे रहती है। तो होता क्या है, गर्मी की वजह से वहाँ जैसे इलाहाबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, फिर आसपास से, बनारस से, शिमला से, उत्तराखंड से, वहाँ से हवाएं यहाँ आके कवर करती हैं। ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से आती है तो उसे आंधी कहते हैं, और साथ ही साथ फिर ठंड भी लगती है ना, फिर बारिश होने लगती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मैंने बताया, ये लिथोस्फीयर का कुछ पोर्शन, और हमारे एटमॉस्फेयर का कुछ पोर्शन, हमारी ज़मीन का कुछ पोर्शन, हमारे समुद्र का कुछ पोर्शन, जहाँ तक जीव जंतु पाए जाने की संभावना होती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, ये सब बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक छोटा सा बायोस्फीयर का पार्ट बना हुआ है, जहाँ पे मतलब कि जानवर हैं, पौधे भी हैं, हवा में हैं, हवा में पेड़ पौधे मतलब पंछी भी उड़ते हैं, ये सब बायोस्फीयर का पार्ट कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे मछलियाँ भी आती हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर भी वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। लास्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे बायोस्फीयर में कब इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है? जब हम ज़्यादातर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं। ठीक है, और पेड़ों की कटाई करने से क्या होता है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो हमारे अर्थ पे बढ़ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, पेड़ पौधे को लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, कटाई ज़्यादा करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, डोर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारा क्या होता है, पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। पोल्यूशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाता है, और फिर क्या होता है, वो हमेशा जो है बंध के रह जाता है पृथ्वी के आसपास। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारा जो अर्थ होता है गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, और जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से होता है। फिर क्या होता है कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट और द्वीप जो होता है डूब जाता है। अभी हाल ही में एक द्वीप जो है पूरी तरह से डूब रहा है। आपको पता है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वो क्या है, पूरी तरह से डूब रही है। तो वहाँ के सारे लोगों को विस्थापित कराया गया है। ठीक है, मतलब 70 लाख लोगों को वहाँ से हटा करके कहीं और भेजा गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो शहर है वो डूब रहा है, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर समा रहा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे जो द्वीप होंगे वो लगातार आने वाले टाइम में वो डूबते चले जाएंगे, जिनमें से मेन हमारा मालदीव भी है जो केरल के पास में है, और हमारे मैंने कुछ न्यूज़ पढ़े हैं तो वो मुंबई भी आता है अपने पोर्शन में इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो भी 2050 तक वो लगभग पूरी तरह से डूब जाएगी। ये वर्ड्स हैं, ये कर रखे हैं मैंने, एक्सरसाइज ये सब कर रखा है, इसको अलग से पेजेस में आपको भेज दूँगा। ओके, यहीं पर आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। ओके, चलो फिर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। वीडियोज़ को दोबारा ध्यान से देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है, क्योंकि चैप्टर लंबा है और मैंने शॉर्ट्स में आपको सब कुछ पूरा समझा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, यू कैन लीव योर मैसेज इन द ग्रुप।